हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। देखिए, सब्सिडरी बुक्स हम पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर अभी चल रहा है। इसमें हमने सेल्स बुक पढ़ा है, परचेजेस बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैश बुक क्या होती है और ये कैसे बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा हम जब भी जर्नल एंट्रीज करते हैं तो हर एक एंट्री में कैश अकाउंट जरूर आता है या हर एक दो एंट्री के बाद कैश अकाउंट जरूर आ जाता है। तो यानी कि बिजनेस में कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं यानी नगद में जो लेन देन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। या तो पैसा हमारे पास आ रहा है या ना पैसा जा रहा है। माल खरीदते हैं तो पैसा जा रहा है, अगर माल बेचा है तो पैसा आ रहा है, अगर बैंक में हम जमा कराते हैं तो कैश जाता है हमारे पास से, ठीक है। या किसी भी तरह का कोई खर्चा करना होता है, इनकम हमारी होती है तो भी कैश आता है। यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन में, हर एक उसमें मतलब कैश आ रहा है या फिर कैश जाता है। यानी सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं उसमें जो है कैश अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। या तो हमारे पास किसी ना किसी रीजन से कैश आता है, नगद व्यापार में आता है, या फिर नगद का हम पेमेंट करते हैं। तो इसलिए एक पूरी की पूरी बुक बनाने की आवश्यकता होती है। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वैसे तो छोटे व्यापारी भी कैश बुक बनाते हैं, लेकिन छोटे व्यापारी तो वैसे जर्नल ही बना लेते हैं। लेकिन बड़े बिजनेसमैन जहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं एक ही दिन में, तो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर एंट्रीज बार बार करेंगे तो क्या होगा कि गड़बड़ी हो सकती है, मिस्टेक भी हो सकती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए क्या होता है, कैश बुक बनाने की आवश्यकता उन्हें होती है। तो पूरी की पूरी एक बुक बना दी जाती है। पूरा एक रजिस्टर जो होता है वो कैश से रिलेटेड होता है और उस रजिस्टर में सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्रीज ही की जाती है। या तो कैश आ रहा है उसकी एंट्री होगी। अब वो ये नहीं देखा जाता है कैश किस वजह से आ रहा है, लेकिन बस हाँ कैश आ रहा है तो उसकी एंट्री कैश बुक में होगी, या फिर पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कैश बुक में की जाती है। तो देखिए, कैश बुक का मतलब होता है रोकड़ व्यवहारों की प्रविष्टि जिस पुस्तक में की जाती है या जिस बही में की जाती है उसे रोकड़ पुस्तक कहते हैं। यानी कि अगर उधार माल खरीदा जाए या उधारी में माल बेचा जाता है या और कोई भी ऐसा लेन देन होता है, ऐसे कोई ट्रांजैक्शन होता है कि जिसमें ना तो कैश आ रहा है और ना कैश जा रहा है, तो उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की जाती है। सिर्फ और सिर्फ रोकड़ व्यवहार, जब रोकड़ या तो आ रहा है या फिर जा रहा है, तभी कैश बुक में एंट्री की जाती है। तो देखिए, ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं कैश बुक में। फर्स्ट, या तो रोकड़ की प्राप्ति हो रही है, कैश आ रहा है, कैश रिसिप्ट, ठीक है। सेकंड, रोकड़ का भुगतान। या तो कैश रिसीव होता है या फिर पेमेंट होता है। देखिए, इसमें इसका कोई अलग से रूल नहीं होता है कि कैश माल को बेचने पर ही आना चाहिए, या कुछ भी रीजन हो सकता है। हो सकता है हमने कोई संपत्ति बेची हो, या हो सकता है कि हमें इनकम प्राप्त हो रही है, या माल बेचा हो, कैश किसी भी कारण से आ रहा हो, लेकिन कैश जब भी आता है तो उसकी एंट्री कैश बुक में ही की जाती है। उसी तरीके से कैश पेमेंट किसी भी वजह से हो रहा हो, चाहे माल हमने खरीदा है इसलिए हमें कैश का पेमेंट करना है, या फिर हमने एसेट्स खरीदी है इसलिए पेमेंट करना है, या फिर कोई सैलरी है या कमीशन है, हमें रेंट का पेमेंट करना है, किसी भी कारण से अगर कैश जाता है बिजनेस में से तो उसकी एंट्री जो है कैश बुक में की जाती है, ठीक है। तो दो ट्रांजैक्शंस मेन इसमें दो जो होते हैं लेन देन होते हैं, या तो रोकड़ की प्राप्ति होती है या फिर रोकड़ का भुगतान किया जाता है, यानी कि पेमेंट होते हैं। देखिए, रोकड़ बही जो होती है, कैश बुक जो होती है, वो उसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी कहते हैं। ये एक तरीके से प्रारंभिक लेखा ही होता है, इससे पहले और कोई एंट्री नहीं होती है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ है कैश से रिलेटेड तो उसे कैश बुक में एंट्री कर दी जाती है। जिस तरीके से जर्नल में एंट्री की जाती है उस तरीके से कैश बुक में हम उसको प्रारंभिक लेखे की तरह एंट्री की जाती है। और इसी तरीके से जब कैश बुक बनाई जाती है तो इसके लेजर पोस्टिंग नहीं की जाती, यानी कि लेजर पोस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल एज अकाउंट की तरह होता है। खाता बही में जो खतौनी की जाती है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि खतौनी किस तरीके से की जाती है, तो सेम वैसे ही कैश बुक बनाई जाती है। इसलिए कैश बुक प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी होती है या फिर खाता बही
भी होती है। कैश बुक के दो प्रॉफिट होते हैं कैश बुक बनाने के। एक तो कैश बुक जब भी बनाई जाती है तो जर्नल में जनरल एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होती, जनरल एंट्री नहीं की जाती है उस ट्रांजैक्शन की। डायरेक्ट हम बस कैश बुक में उसकी एंट्री कर देते हैं कि हाँ पेमेंट आया है तो रिसिप्ट में, पेमेंट का भुगतान अगर रोकड़ गया है तो पेमेंट में, ठीक है। और ना ही उसकी लेजर पोस्टिंग हम करते हैं। कैश बुक की क्या क्या विशेषताएं होती है? फर्स्ट है रोकड़ व्यवहारों का लेखा, यानी कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ नगद व्यवहार जो होते हैं, जो कि कैश में होते हैं, उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो फर्स्ट विशेषता है इसकी रोकड़ व्यवहारों का लेखा। इट मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैश बुक में नहीं की जाती है। जब भी नगद प्राप्ति होती है या नगद भुगतान होता है तो उस ट्रांजैक्शन की एंट्री कैश बुक में की जाएगी। सेकंड है खाता बही का भाग। खाता बही यानी लेजर, जो कैश बुक है वो खाता बही का ही भाग होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, कैश बुक जब भी बनाई जाती है तो हमें खाता बही बनाने की जरूरत नहीं। कैश बुक लेजर का ही एक पार्ट होता है। थर्ड है डेबिट क्रेडिट पक्ष, डेबिट और क्रेडिट पक्ष। यानी कि कैश बुक के दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। जबकि जो हमने सब्सिडरी बुक्स और जो पढ़ी थी जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, उनमें क्या था, उनमें केवल एक ही साइड होता था, या तो डेबिट साइड होता था या फिर क्रेडिट साइड होता था। जैसे कि परचेज बुक का डेबिट साइड था ओनली, और सेल्स बुक का ओनली क्रेडिट साइड था, उसमें डेबिट साइड नहीं था। लेकिन कैश बुक में दो साइड होते हैं, दो पक्ष इसके होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है, क्रेडिट पक्ष होता है। जब भी कैश आता है व्यापार में तो डेबिट पक्ष में हम उसकी एंट्री करते हैं, और जब कैश व्यापार से जाता है तो क्रेडिट पक्ष में उसकी एंट्री की जाती है। फोर्थ विशेषता है इसकी प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष। प्रारंभिक व अंतिम शेष, यानी कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। कैश बुक में जो है ओपनिंग बैलेंस भी लिखा जाता है कि व्यापारी के पास स्टार्टिंग में कितना अमाउंट है, ठीक है। मान लीजिए अभी 1 लाख रुपए व्यापारी के पास है, तो ओपनिंग शेष जो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक शेष वो हो जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर जब ट्रांजैक्शंस होंगे, यानी कि पेमेंट रिसीव हो रहा है या पेमेंट किया जा रहा है, तो लास्ट में फिर देखा जाता है कि अंतिम में लास्ट में कितना अमाउंट व्यापारी के हाथ में है, तो वो कहलाता है अंतिम शेष। तो कैश बुक में की विशेषता ये भी हो जाती है कि इसकी वजह से जो है प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। फिफ्थ है बैंक व्यवहारों का लेखा। उसका मतलब कैश बुक में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का लेखा भी किया जाता है, बैंक व्यवहारों का लेखा। इसकी एक और विशेषता यह भी है, बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए कैश बुक में एक बैंक कॉलम भी बनाया जाता है, और बैंक से रिलेटेड जो भी लेन देन किए जाते हैं तो उनकी एंट्री उस बैंक कॉलम में कर दी जाती है। तो इस तरीके से देखिए कैश बुक में रोकड़ व्यवहारों का लेखा किया जाता है, जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब इसमें किए जाते हैं, यानी कि उधार व्यवहारों का लेखा इसमें नहीं किया जाता है। सेकंड है खाता बही का भाग। कैश बुक जो है वो एक तरीके से लेजर का ही पार्ट होता है, इसके लिए अलग से कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है डेबिट क्रेडिट पक्ष। इसके कैश बुक के दो साइडेड होते हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। जब अमाउंट बढ़ता है यानी कैश व्यापार में आता है तो डेबिट पक्ष में उसकी एंट्री हो जाती है, और कैश जो व्यापार से जाता है तो क्रेडिट पक्ष में उसकी एंट्री कर दी जाती है। लेकिन और दूसरी जो सब्सिडरी बुक्स होती है उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष होता है, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट। फोर्थ प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष की भी जानकारी हमें मिल जाती है कैश बुक के जरिए कि कितना हमारे पास पहले अमाउंट था और लास्ट में हमारे पास कितना अमाउंट बचा है। और लास्ट है बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की एंट्री भी कैश बुक में की जा सकती है। तो ये कैश बुक की विशेषताएं होती है। इस वजह से कैश बुक जो है रखना बहुत ज़रूरी होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को कैश बुक रखने से बहुत इजी हो जाता है एंट्रीज करना, और बहुत आसानी से वो अपने कैश बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रोकड़ बही बनाई क्यों जाती है, मतलब व्यवसाय क्यों बनाता है रोकड़ बही, तो
की क्यों आवश्यकता होती है। देखिए, रोकड़ बही की आवश्यकता या उसकी क्या उपयोगिता है, क्या जरूरी होता है कैश बुक बनाना, तो हम देखते हैं उसका क्या रीजन होता है कि कैश बुक बनाई जाती है। फर्स्ट है तुरंत रोकड़ की जानकारी, तुरंत रोकड़ की जानकारी। देखिए, कैश बुक बनाने का एक फायदा ये होता है कि कैश से रिलेटेड जितने भी व्यवहार होते हैं, नगद व्यवहार जितने भी होते हैं बिजनेस में, वो सारी उन सभी की जानकारी एक ही बुक में जो है व्यापारी को मिल जाती है। वरना क्या होगा, अगर कैश से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो व्यापारी को एक एक जनरल एंट्री चेक करनी होगी, तो उसमें कितना समय लगेगा और उसमें मिस्टेक भी हो जाएगी। लेकिन क्या होगा कि कैश बुक को देखते ही एक ही नजर में पता लग जाएगा कि हाँ, इतना रिसिप्ट हुआ है, इतना पेमेंट किया है, इतना बैलेंस शुरुआत में था, इतना बैलेंस लास्ट में बचा है। तुरंत मतलब रोकड़ की जानकारी व्यापारी को आसानी से एक ही पुस्तक में मिल जाती है, जिससे कि अगर उसको कोई अर्जेंट वर्क होता है व्यापारी का तो वो बहुत आसानी से कर सकता है। तो इसलिए फर्स्ट जो कैश बुक की आवश्यकता होती है वो ये है कि रोकड़ बही बनाने से समस्त नगद व्यवहारों का लेखा एक ही पुस्तक में व्यापारी को तुरंत उपलब्ध हो जाता है, जिससे कि आसानी रहती है। सेकंड, इसकी आवश्यकता इसलिए भी होती है कि त्रुटि का तुरंत पता लग जाता है। जो भी गलती या त्रुटि हो जाती है, त्रुटि की तुरंत जानकारी। देखिए, कई बार क्या होता है, पैसों में गड़बड़ी भी हो जाती है। व्यापारी देखता है कि मेरे पास तो इतना अमाउंट था लेकिन अभी इतना ही बच रहा है और मैंने पेमेंट और रिसिप्ट तो इतना ही हुआ है। तो क्या होता है, जो वो गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन कैश बुक के अगर कैश बुक बनाई हुई होती है व्यापारी ने तो त्रुटि का तुरंत पता लग जाता है। फटाफट से वो क्या करेगा, दिन भर की जो भी रोकड़ राशि है वो कैश बुक के जरिए देखेगा कि आज दिन भर में कितने ट्रांजेक्शन हुए, कितनी बार रोकड़ मुझे प्राप्त हुआ है और किस किस कंपनी से या किस व्यक्ति से प्राप्त हुआ है, कितना रोकड़ पेमेंट किया है, वो सब वो उस बुक से देखकर, और जो भी जो है मिस्टेक हो रही है कैश अमाउंट में उसका तुरंत पता लगा सकता है। तो इसलिए भी कैश बुक बनाई जाती है। थर्ड है रोकड़ और बैंक शेष की जानकारी। रोकड़ वो बैंक शेष की जानकारी, चाहे किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी पूरी करनी है या कोई योजना बनानी है व्यापारी को या कुछ भी अर्जेंट काम हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रोकड़ मतलब कैश बैलेंस का पता लगाना मतलब जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन कैश बुक से क्या होगा कि तुरंत वो देख लेगा कि मेरा रोकड़ बैलेंस इतना है और कैश बैलेंस इतना है, क्योंकि कैश बुक में रोकड़ कॉलम भी बनाया जाता है और एक बैंक का कॉलम भी बनाया जाता है। तो जो कैश का कॉलम होगा उसके जरिए कैश बैलेंस का पता लगा लेगा कि इतना कैश बैलेंस अभी मेरे बिजनेस में मौजूद है, या फिर बैंक में जो बैंक अकाउंट व्यापारी का बैंक में होता है उसमें कितना बैलेंस अभी है उसका तुरंत जानकारी व्यापारी को कैश बुक के जरिए हो जाती है। इसलिए भी कैश बुक की आवश्यकता एक बिजनेस में होती है। फोर्थ है अलग से बैंक खाता नहीं बनाना पड़ता। अलग से बैंक इसे हम बोल सकते हैं कि अलग से बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती। यानी कि कैश बुक जब भी बनाई जाती है तो फिर जो है बैंक अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कैश बुक में ही बैंक कॉलम बना दिया जाता है और बैंक में जमा राशि का तुरंत पता लगाया जा सकता है। और बैंक से जो भी ट्रांजैक्शंस व्यापारी करता है, जितने भी लेन देन एक दिन में या एक महीने में जो जो ट्रांजैक्शन है, जो भी लेन देन बैंक से हुआ है, कितना पैसा बैंक अकाउंट में गया, कितना बिजनेस में हमने निकाला है, वो सारी जानकारी कैश बुक के जरिए तुरंत और बहुत ही आसानी से जो है उपलब्ध हो जाती है। इसलिए भी कैश बुक की आवश्यकता होती है। और लास्ट है कि कैश बुक बनाने की वजह से खाता बही में अलग से कैश अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं होती, जिसे हम बोल सकते हैं रोकड़ खाता
रोकड़ खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती है खाता बही में। तो देखिए क्यों जरूरी है कैश बुक, इसके क्या फायदे होते हैं। एक तो इससे तुरंत हमें कैश की जानकारी मिल जाती है। कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस हम एक ही बुक में और तुरंत देख सकते हैं। इसके अलावा त्रुटि अगर कोई हो जाती है, कैश में किसी भी तरह की गड़बड़ी आ रही है, तो हम फटाफट ट्रांजैक्शंस को देख करके उसका पता लगा सकते हैं। रोकड़ और बैंक शेष की जानकारी हमें मिल जाती है कि बैंक बैलेंस कितना है, अलग से बैंक अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है। और इसके अलावा खाता बही में रोकड़ खाता यानी कि कैश अकाउंट खोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कैश बुक बनाना बहुत ज़रूरी है, उससे बिजनेसमैन का काम बहुत आसान हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रोकड़ बहियां कितने प्रकार की होती है, इसके टाइप्स हम देखेंगे। कैश बुक 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट है 1 कॉलम कैश बुक, 1 कॉलम कैश बुक, इसे सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। सिंपल कैश बुक, ठीक है। देखिए 1 कॉलम कैश बुक उन व्यापारियों के द्वारा रखी जाती है जिनका बैंक से कोई लेन देन नहीं होता है या जिनका बैंक में कोई अकाउंट नहीं होता, क्योंकि जो 1 कॉलम कैश बुक होती है उसमें बैंक का कॉलम नहीं दिया हुआ होता है, सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम होता है। इसलिए जो व्यापारी बैंक से कोई लेन देन नहीं करते, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यापारी 1 कॉलम कैश बुक बनाते हैं। सेकंड होता है 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, इसे कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम भी कहते हैं। देखिए 2 कॉलम कैश बुक में या तो कैश या बैंक का कॉलम हो सकता है या फिर कैश या डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है। इसका मतलब है कोई से भी 2 कॉलम हो सकते हैं, तो कैश बैंक का कॉलम होगा या फिर कैश डिस्काउंट का। लेकिन जो 11th क्लास कॉमर्स बुक है उनके सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ कैश और डिस्काउंट कॉलम दिया हुआ है, इसलिए अभी आप कैश और डिस्काउंट कॉलम ही पढ़ेंगे। तो 2 कॉलम कैश बुक में एक कैश का कॉलम होता है और एक जो होता है वो डिस्काउंट कॉलम होता है। थर्ड होता है 3 कॉलम कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक। इसमें 3 कॉलम्स होते हैं अमाउंट के। एक कैश का कॉलम होता है, बैंक सेकंड बैंक का कॉलम और थर्ड डिस्काउंट का। तीनों के ही कॉलम्स इसमें अमाउंट के लिए होते हैं, इसलिए इसे 3 कॉलम कैश बुक कहा जाता है। और फोर्थ होता है पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, जिसे कि लघु रोकड़ बही कहते हैं। देखिए पेटी कैश बुक जो होता है वो छोटे छोटे खर्चों के लिए होता है। छोटे मोटे खर्चे होते हैं जैसे स्टेशनरी का खर्चा, चाय का खर्चा या इस तरह के जो खर्चे होते हैं ना, उसके लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है। अब इन सभी कैश बुक्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल कैश बुक। देखिए सिंपल कैश बुक ऐसी बुक होती है जो कि उन व्यापारियों के द्वारा रखी जाती है जो बैंक से कोई लेन देन नहीं करते हैं, यानी कि उनका बैंक में कोई अकाउंट नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ रोकड़ बुक में केवल या तो रोकड़ प्राप्ति या तो कैश रिसिप्ट होता है या फिर पेमेंट होता है, केवल उन्हीं का। डिस्काउंट और बैंक की एंट्री भी इसमें नहीं होती है। देखिए सबसे पहले सिंपल कैश बुक की फॉर्मेट में डेट का कॉलम होता है, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन की जो भी डेट होती है वो यहाँ लिखी जाती है। उसके बाद सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है। पर्टिकुलर्स में जिस भी रीजंस में कैश आ रहा है, तो यहाँ देखिए ये 2 साइड होते हैं इसके। ये वाला साइड डेबिट पक्ष होता है, यहाँ वाला क्रेडिट पक्ष होता है।
जब भी अमाउंट आता है यानी कि कैश व्यापार में आता है तो उसे डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, और जब भी अमाउंट जाता है तो उसे क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है। डेबिट पक्ष में टू वर्ड का यूज किया जाता है, क्रेडिट पक्ष में अगर जो भी हम एंट्री करते हैं, जो भी अकाउंट हम लिखते हैं तो उससे पहले बाय लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉलम है वॉइस नंबर। वाउचर नंबर देखिए क्या होता है, आप जब भी मार्केट में कुछ भी माल खरीदने जाते हो, कुछ भी सामान जब खरीदते हो तो जब उसका पेमेंट कैश में कर देते हो तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है, ठीक है, एक रसीद वो देता है व्यापारी, तो उस पे ना एक नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है, और उस व्यापारी के पास जो दुकानदार होता है उसके पास एक डायरी होती है, उस डायरी में वो आपको एक रसीद काट करके दे देता है। ओरिजिनल रसीद तो आपके पास आ जाती है, लेकिन जो डुप्लीकेट वाली रसीद होती है वो उसी के पास रह जाती है, उसमें वाउचर नंबर लिखे हुए होते हैं। जब दिन भर के ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं उसके बाद जब वो कैश बुक में एंट्री करेगा दुकानदार, तो उस वाउचर नंबर को इस कैश बुक में लिखा जाता है। तो वाउचर नंबर जो होता है वो एक तरीके से रसीद नंबर होता है। रसीद जो हमें मिलती है या जो भी रसीद काटी जाती है जब नगद में पेमेंट दिया जाता है या मिलता है, तो वो नंबर यहाँ लिखा जाता है, रसीद नंबर ये होता है। ठीक है, LF लीजर फोलियो अमाउंट में जो भी पर्टिकुलर का जो अकाउंट का अमाउंट होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। उसी तरीके से सेम कॉलम्स यहाँ होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष में बिल्कुल सेम कॉलम्स होते हैं। ठीक है, देखिए कैश बुक जो होती है ना, कैश क्या है, कैश की प्रकृति क्या होती है, कैश एक वस्तुगत खाता होता है। ठीक है, तो वस्तुगत यानी कि वास्तविक खाता भी जिसे कहते हैं, और वास्तविक खाते से रिलेटेड रूल क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु व्यापार में आती है तो उसे डेबिट किया जाता है, और जो भी वस्तु व्यापार से जाती है उसे डेबिट किया जाता है। उसी तरीके से कैश जब व्यापार में आता है उसे डेबिट कर दिया जाता है, और कैश जब व्यापार से जाता है तो उसे रोकड़ बही का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसके लिए लिखा जाता है टू बैलेंस BD। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए बाय बैलेंस CD लिखा जाता है, बाय बैलेंस BD। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जब कैश बुक में पूरा कंप्लीट हम ट्रांजैक्शंस लिख देते हैं उसके बाद यहाँ पे टोटल कर दी जाती है, डेबिट पक्ष की टोटल यहाँ लिख दी जाती है, और जो क्रेडिट पक्ष होता है उसके अमाउंट का टोटल यहाँ लिख दिया जाता है, और जो भी इनमें डिफरेंस आता है, तो मान लीजिए क्रेडिट पक्ष का डिफरेंस जो है, यहाँ का अमाउंट कम है, यहाँ का जो टोटल हमने किया वो ज्यादा है और यहाँ का टोटल कम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD लिख के जो भी डिफरेंस का अमाउंट है वो यहाँ लिख दिया जाएगा। ज्यादातर क्या होता है, कैश बुक का डेबिट शेष ही होता है। एक तरीके से कैश जो है वो एसेट्स भी है हमारे लिए, और कैश का हमेशा डेबिट शेष ही होता है, क्योंकि कभी भी कोई व्यापारी जितना अमाउंट उसके पास होता है उससे ज्यादा खर्चा नहीं करता है। मान लीजिए अगर उसके पास 1000 रुपए है तो वो 2000 का खर्चा नहीं करेगा, वो या तो 1000 रुपए का ही खर्चा करेगा या फिर उससे कम का करेगा। इसलिए कैश बुक में हमेशा डेबिट शेष ही होता है, या तो डेबिट शेष यहाँ का जो टोटल है वो ज्यादा आएगा, या फिर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों का अमाउंट बराबर भी आ सकता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझ लेते हैं कि सिंपल कैश बुक कैसे बनाई जाती है। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ हम सन लिख देंगे, जो भी ईयर है 2016। मान लीजिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी को। कैश इन हैंड यानी जो ओपनिंग बैलेंस है, व्यापारी के पास अभी जो अमाउंट है वो है 12,000 रुपये का। ओपनिंग बैलेंस है, कैश जो है व्यापारी के पास 12,000 रुपये का है। ठीक है, 3 जनवरी को नगद माल बेचा, उसकी एंट्री यहाँ होगी। क्यों? क्योंकि नगद माल बेचा है तो इसका मतलब है कैश आ रहा है व्यापार में, और जब भी कैश व्यापार में आएगा तो डेबिट साइड में एंट्री की जाएगी टू सेल्स अकाउंट। माल बेचा है 9,000 रुपए का, वो अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री है 5 जनवरी को नगद माल खरीदा। देखिए माल हमने खरीदा है तो इसका मतलब है पैसा व्यापार से जा रहा है, और कैश व्यापार से जाएगा तो क्रेडिट पक्ष में इसकी एंट्री होगी। हम यहाँ लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। माल खरीदा है 6,000 रुपए से,
6,000 रुपए। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन में वाउचर नंबर नहीं दिया हुआ है तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ हम इसकी डेट लिखेंगे 5 जनवरी। देखिए नेक्स्ट एंट्री है 7 जनवरी को फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा है, इसका मतलब पैसा जा रहा है। ठीक है, कैश अमाउंट जा रहा है और जब भी व्यापार से पैसा जाएगा क्रेडिट पक्ष में इसकी एंट्री होगी। 7 जनवरी को फर्नीचर खरीदा है, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर है हमारा 1300 रुपए। 11 जनवरी को राम से माल उधार में खरीदा। तो देखिए यहाँ पे माल उधार में खरीदा है, माल तो व्यापार में आ रहा है लेकिन कैश नहीं जा रहा है, हमने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो जब ऐसी एंट्री हो कि जिसमें ना तो पैसा आ रहा है और ना ही पैसा व्यापार से जा रहा है, तो उस कंडीशन में इसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं की जाएगी। ठीक है, तो नो एंट्री होगी इसकी। नेक्स्ट है 15 जनवरी को गौरव से चेक प्राप्त हुआ। ठीक है, चेक प्राप्त हुआ तो चेक की एंट्री नहीं होती है, चेक की जगह हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। चेक हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट होगा। 15 जनवरी टू चेक गौरव से प्राप्त हुआ है इसलिए गौरव। ठीक है, अमाउंट है 4,000 रुपए का चेक हमें प्राप्त हुआ है। देखिए अगर यहाँ होता कि चेक हमें प्राप्त हुआ और उसी दिन हमने बैंक में जमा करा दिया, तो देखिए बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बहुत डिटेल से मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ और आप पहले की वीडियो देखकर बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज को बहुत अच्छे समझ सकते हो। चेक प्राप्त हुआ है इसलिए यहाँ कैश अकाउंट डेबिट होगा। 20 जनवरी को मजदूरी चुकाई, इसकी एंट्री क्या हो जाती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्यापार से कैश जा रहा है क्रेडिट साइड में। 20 जनवरी को मजदूरी चुकाई है बाय वेजेस अकाउंट 500 रुपए से। 22 जनवरी को कमीशन प्राप्त हुआ, एंट्री हो जाएगी। कमीशन प्राप्त हुआ है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश किस वजह से आ रहा है, कमीशन प्राप्त हुआ है। ठीक है, डेबिट साइड में हम लिखेंगे 22 जनवरी को टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, कैश किस वजह से आ रहा है, उसका रीजन क्या है, कमीशन है। कितना कमीशन आया है, 1500 रुपए। नेक्स्ट 25 जनवरी को किराया चुकाया 2,000 रुपए। किराया चुकाया, इसकी एंट्री हम करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। व्यापार से कैश जा रहा है, कैश क्यों जा रहा है, उसका रीजन है किराया चुकाया, तो वो रीजन हम यहाँ लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट 25 जनवरी। ठीक है, 2,000 रुपए से। उसी तरीके से 31 जनवरी को रश्मि को पेमेंट किया है 13,000 रुपए का। इट मीन्स रश्मि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश व्यापार से जा रहा है, उसका रीजन क्या है, रश्मि को पेमेंट किया है। कैश अमाउंट जब भी व्यापार से जाएगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री की जाएगी, कैश जब व्यापार में आएगा तो डेबिट साइड में एंट्रीज की जाएगी बाय रश्मि। 13,000 रुपए। यहां हम अमाउंट साइड का टोटल करेंगे, टोटल हमारा आएगा 26,500। ठीक है, 26,500 यहाँ का टोटल है। देखिए क्रेडिट पक्ष की जब आप टोटल करोगे तो वो टोटल आपका हो जाएगा 22,800 रुपए। डेबिट साइड का टोटल है 26,500 और क्रेडिट पक्ष का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 22,800 रुपए। इसका मतलब है क्रेडिट पक्ष का जो योग है वो कम आ रहा है और जिस साइड का भी योग कम होता है वहां हम बाय
बैलेंस बाय बैलेंस CD लिख के जो डिफरेंस का अमाउंट है, अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है 3700 रुपए से, तो वो डिफरेंस हम यहाँ लिख के दोनों साइडों का जो टोटल है उसको इक्वल कर दिया जाएगा 26,500 रुपए से। देखिए मंथ के लास्ट में जो हमारा बैलेंस है वो बैलेंस CD कहलाएगा, लेकिन जब फरवरी में, ठीक है, 1 फरवरी को जब कैश बुक स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग होगी 3700 रुपए से, जो कि यहाँ लिखी जाएगी टू बैलेंस BD 3700 रुपये। उस तरीके से उस मंथ का जो है कैश बुक स्टार्ट हो जाएगा 1 फेब को। सिंपल कैश बुक इस तरीके से बनाई जाती है। हमने एक एग्जांपल भी देख लिया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर